गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा लेसन चल रहा था 5th और पिछली वीडियो में हमने फ्रांसवा बर्नियर और उसकी पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम बात करते हैं फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। सबसे पहली बात तो आती है कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे फ्रांसवा बर्नियर की क्या उद्देश्य थे। फ्रांसवा बर्नियर चाहता था कि वो भारत में हुए विकास की तुलना यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस के विकास के साथ उसकी तुलना करे। दूसरा, वो इस पुस्तक के माध्यम से फ्रांस के शासक को यह बताना चाहता था कि जो नीतियां मुगल शासकों ने अपनाई है वो नीतियां न अपनाई, क्योंकि वो नीतियां साम्राज्य और वहां की जनता दोनों के लिए घातक है। इस पुस्तक ने बर्नियर ने भारत की भू व्यवस्था यानी भूस्वामिताओं के बारे में, भारतीय कारखानों के बारे में, भारतीय नगरों के बारे में और सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूस्वामित्व की। भूस्वामित्व, बर्नियर कहता है कि भारत और यूरोप के बीच सबसे बड़ी जो भिन्नता है वो है भारत के अंदर निजी भूस्वामित्व का अभाव। अर्थात बर्नियर कहता है कि भारत के अंदर भूमि के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार यानी व्यक्तियों का अधिकार नहीं है। वो कहता है कि भारत के अंदर जो भूमि है उसके ऊपर राज्य का अधिकार है और ये राज्य का अधिकार राज्य और उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक है। यानी राजकीय स्वामित्व जो है वो राज्य और उसके निवासियों के लिए हानिकारक है। बर्नियर कहता है कि संपूर्ण भूमि का जो स्वामी है वो सम्राट है। सारी भूमि का स्वामी कौन है? सम्राट। सम्राट संपूर्ण भूमि का स्वामी होने के नाते बर्नियर कहता है कि वो अपनी भूमि को आगे अमीरों में बांट देता है। और इसी प्रकार का वर्णन 17वीं शताब्दी के अंदर और 16वीं शताब्दी के अंदर जो भी यूरोपीय यात्री आए उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है। इसी प्रकार का वर्णन विशेष रूप से पेल्सार्ट ने भी किया है। बर्नियर कहता है कि उस समय भारतीय किसानों की जो दशा थी वो काफी शोचनीय थी, यानी उनकी स्थिति खराब थी। और उस खराब स्थिति का कारण बर्नियर कहता है कि यहां की ज्यादातर जो भूमि रेतीली है या पर्वतीय है। दूसरा कहता है कि ये तो प्राकृतिक कारण है, इसके अलावा मानवीय कारक भी है जो किसानों की दशा को शोचनीय बना रहे हैं। वो कौन कौन से कारक हैं? सूबेदार और अन्य अधिकारी का क्रूर व्यवहार यानी उनका कठोर व्यवहार। यहां कहता है कि जब भी सूबेदार व अन्य अधिकारी कर वसूली के लिए जाते हैं तो किसानों के साथ उनका जो व्यवहार है वो अत्यंत कठोर है, जिसके कारण उनकी स्थिति काफी दयनीय है। इसी आधार पर बर्नियर कहता है कि भारतीय जो समाज है वो दरिद्र लोगों के समरूप यानी उसी के समान जन समूह बन चुका है। यानी भारतीय समाज एक ऐसे लोगों का समाज है जिसमें सभी लोग दीन दुखी है या दरिद्र है। दूसरी बात बर्नियर क्या कहता है कि भारत ये जो समाज है उसमें या तो लोग अत्यधिक अमीर हैं या अत्यधिक गरीब है। बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज में मध्यम वर्ग नहीं है। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस विदेशी यात्री ने भारत में मध्यम वर्ग का जिक्र नहीं किया? तो फ्रांसवा बर्नियर ने। आगे बर्नियर क्या कहता है कि जो भारतीय राजा है वो एक ऐसी प्रजा का राजा है जो या तो भिखारी है या फिर क्रूर है। जैसे हमने कहा कि अधिकारी क्या थे? क्रूर व्यवहार था। तो ये तो वो है, और भिखारी यानी बाकी जो जनता है उसकी स्थिति काफी दयनीय है। बर्नियर कहता है कि भारतीय जो शहर और नगर है वो भी काफी खराब है, उनकी हवा दूषित हो चुकी है
और जो खेत हैं वो झाड़ीदार हैं, यानी उनके अंदर झाड़ियां उगी हुई है। और आपको पता है ज्योग्राफिकल व्यू से हम देखें तो झाड़ियां ज्यादातर उन्हीं खेतों के अंदर उगती है जहां वर्षा की कमी हो या फिर सिंचाई का अभाव हो। दूसरा कहता है कि ज्यादातर जो खेत हैं वो दलदल से भरे हुए हैं, और इसका एकमात्र कारण, यानी इन सब का एकमात्र कारण बताता है, यानी किसानों की दयनीय स्थिति, नगरों का की हवा का दूषित होना, या खेतों के अंदर झाड़ियां उगना या दलदल होना, इसका एक ही कारण बताता है, और वो कारण क्या है? राजकीय भूस्वामित्व, अर्थात संपूर्ण भूमि के ऊपर राज्य का अधिकार होना। ये सारी बात बर्नियर द्वारा बताई गई है। लेकिन यदि हम उस समय के मुगल कालीन साहित्यिक स्रोतों के ऊपर नजर दौड़ाएं तो किसी भी मुगल दस्तावेज में इस प्रकार की बातों का जिक्र नहीं किया गया। वहां कहीं भी इस बात की तरफ संकेत भी नहीं किया गया कि संपूर्ण भूमि का स्वामी अकेला राजा है। अबू फजल, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, अकबर नामा। उन्होंने कहा है कि भूमि राजस्व का पारिश्रमिक, यानी राजा जो कर ले रहा है उसको भू पारिश्रमिक कहा है, और वो ये इसलिए नहीं लिया जा रहा कि भी राजा उनको भूमि दे रहा है, बल्कि वो कहता है कि इस प्रकार का जो कर है वो राजा उनकी सुरक्षा के बदले में ले रहा है। और हो सकता है कि इसी मांग को जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने लगान या कर समझ के इस प्रकार का विवरण तैयार किया। दूसरा, हम जानते हैं, पहले भी हमने बताया था कि फ्रांसवा बर्नियर का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति, भारतीय आर्थिक नीतियों को निमंत्रण दिखाना और यूरोपियों को भारतीयों से ऊपर प्रदर्शित करना। फ्रांसवा बर्नियर ने जो विवरण दिया है उससे फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू और जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स अत्यधिक प्रभावित थे। लेकिन हम इस पूरे विवरण का आलोचनात्मक या समालोचनात्मक देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रांसवा बर्नियर द्वारा दिया गया विवरण भारतीय स्रोतों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उनका जो विवरण है वो विपरीतता पर आधारित है, द्विविपरीतता पर आधारित है, यानी भारत को निमंत्रण दिखाना और यूरोपियों को हमसे कहीं ऊपर दिखाना। एक महत्वपूर्ण बात थी बेटा जो मुझसे छूट गई, वो क्या है? बर्नियर कहता है कि भारत के अंदर जो सुधार नहीं हो रहे, कृषि से संबंधित जो सुधार नहीं हो रहे, उसका मेन कारण है कि जो अमीरों के अंदर जो भूमि बांटी गई है उनके ऊपर उनका पैतृक अधिकार नहीं होता था, इसलिए वो भूमि सुधार की तरफ ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि जैसे उनकी मृत्यु होती थी तो उस भूमि को राजा अपने पास से रख लेता था, फिर किसी दूसरे अमीर को दे देता था। इसलिए पिछले वाला जो या आगे आने वाला जो अमीर था वो भूमि सुधार की तरफ किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देता था। इसी प्रकार भूमि के ऊपर खेती करने वाले जो किसान थे वो भी ज्यादा भूमि व्यवस्था को सुधारने या भूमि को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो उतना ही उत्पादन चाहते थे जिससे कि उनकी आजीविका चल सके। अधिशेष उत्पादन के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचते थे। दूसरा, बर्नियर ये भी कहता है कि राजा और प्रजा के बीच में तब तक सब कुछ ठीक रहता है जब तक प्रजा राजा को अधिशेष उत्पादन प्रदान करती है। जैसे ही अधिशेष उत्पादन की कड़ी खत्म होती है, राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध है वो विच्छेद हो जाते हैं। राजकीय कारखाने, भारतीय कारखानों के बारे में बताते हुए फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि भारतीय जो कारखाने थे वो शिल्प कार्यों की कार्यशाला, यानी वो उन्हें कारखानों की संख्या नहीं देता, वो कहता है कि भारत के अंदर शिल्प कार्यों की कार्यशालाएं। वो कहता है कि इन कारखानों के अंदर बड़े बड़े कमरे होते हैं और प्रत्येक कमरे के अंदर अलग अलग शिल्पकार अपने मुखिया के अधीन कार्य करता था। कुछ शिल्पकारों का उसने वर्णन किया है कि जैसे उसने देखा कि कोई कारखाना देखा,
उसने बताया कि उसका जो पहला कमरा था उसमें कसीदाकार अपने मुखिया के अधीन कार्य कर रहे हैं, सेकंड में सुनार, थर्ड में चित्रकार, फोर्थ में परलाक्षा रक्स का रोगन करने वाला, फिफ्थ में बढ़ई, खरादी, दर्जी, जूते बनाने वाले आदि कार्य करते, और सिक्स के अंदर रेशम, जरी और महीन मलमल का काम करने वाले शिल्पकार अपना कार्य कर रहे थे। फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि जो शिल्पकार होते थे वो पूरा दिन कार्य करते थे, सुबह कारखाने में आते थे और शाम तक उसी कारखाने के अंदर काम करते थे और शाम को अपने घरों के अंदर लौट जाते थे। इन शिल्पकारों के अंदर उत्पादन बढ़ाने और वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने की कोई भी रुचि नहीं थी। ऐसा बर्नियर कहता है कि भाई जो शिल्पकार थे वो न तो उत्पादन बढ़ाने में रुचि ले रहे थे और न ही उनकी गुणवत्ता बढ़ाने में रुचि ले रहे थे। इसके पीछे बर्नियर कारण बताता है, वो कहता है कि वो इसलिए ये सब कार्य नहीं कर रहे क्योंकि जो मुनाफा हो रहा था वो पूरा का पूरा राज्य को जा रहा था। वो एक किस्म से वेतन के रूप में कार्य कर रहे थे, सुबह आए शाम को चले गए, अपनी अटेंडेंस पूरा करना, जितना काम बना सफिशिएंट, ये नहीं कि भाई हम और ज्यादा उत्पादन बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं, इस प्रकार की उनकी कोई भी रुचि नहीं थी। दूसरी बात वो ये भी कहता है कि कारखानों के अंदर जो काम करने वाले थे लोग वो अपनी स्थिति में भी सुधार करने के इच्छुक नहीं थे, जिस स्थिति में वो पैदा हुए उसी स्थिति में मर जाते थे। वो ये कोशिश नहीं करते थे कि हम अपनी स्थिति को और ऊपर उठाएं, इस प्रकार की उनमें किसी कोई भी रुचि नहीं थी। उसके बाद है नगर। 17वीं शताब्दी के अंदर बर्नियर कहता है कि भारत की लगभग 15% जो जनसंख्या थी वो नगरों में रहती थी, और भारत के अंदर जो जनसंख्या नगरों में रहती थी वो यूरोपीय नगरीय जनसंख्या की तुलना में काफी अधिक थी। लेकिन फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि भारत के अंदर जो नगर थे वो ज्यादातर शिविर नगर, यानी राजा जहां अपना शिविर बनाता था वो स्थान एक नगर के रूप में डेवलप हो जाता था, और जैसे ही राजा अपने दरबार को वहां से दूसरे स्थान पर ले जाता था तो ऐसे नगरों का पतन हो जाता था। इसलिए बर्नियर कहता है कि जो इस प्रकार के नगर थे वो राजकीय प्रश्रय पर निर्भर थे, यानी जब तक उनको राज्य का संरक्षण मिल रहा है तब तक वो नगर के रूप में विकसित थे, और जैसे ही राज्य की सहायताएं मिलनी बंद हो जाती थी उन नगरों का पतन हो जाता। बर्नियर कहता है कि इसके अलावा भी भारत के अंदर बहुत से नगर, बड़े बड़े नगर थे, जैसे दिल्ली, आगरा, बनारस, मथुरा, कश्मीर, सूरत। सूरत यदि याद हो तो आपको सबसे पहले फ्रांसवा बर्नियर जो था वो सूरत बंदरगाह पर ही पहुंचा था। अहमदाबाद, ये भी महत्वपूर्ण स्थान यदि आपको याद हो तो अहमदाबाद के अंदर ही फ्रांसवा बर्नियर की मुलाकात दारा शिकागो से हुई थी। मछलीपट्टनम, गोलकोंडा। जैसे आज भी आप देखते हो, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो कि जो नगर हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, धार्मिक नगर, शिक्षा शैक्षिक नगर। उसी प्रकार कहता है कि ये जो नगर थे वो उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे, व्यापारिक नगर थे, धार्मिक नगर थे और कुछ बंदरगाह नगर थे, यानी जहां पर जलयान इत्यादि रोकने का प्रबंध किया जाता है। फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि नगरों का अस्तित्व, यानी जो नगरों का अस्तित्व है वही समृद्ध व्यापारिक समुदाय और व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारिक जो समुदाय थे वो मजबूत सामुदायिक संबंधों या हम कहें कि बंधुताओं यानी आपसी भाईचारे में जुड़े हुए थे। जो आप के ऊपर हमने जिन समुदायों का वर्णन किया है, देखा होगा आपने, कोई भी हमारा जो दुकानदार होता है वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, हम उसे सेठ कहते हैं। तो उसी प्रकार पश्चिमी भारत के अंदर इन समूहों को, किन समूहों को, व्यापारिक और व्यावसायिक समूहों को महाजन के नाम से जाना जाता था, और इन महाजनों का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे, सेठ। जैसे आज हम किसी भी दुकानदार को क्या कहते हैं,
सेठ। अहमदाबाद के अंदर जो व्यापारिक समुदाय का मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? नगर सेठ। ऊपर हमने क्या कहा है? सेठ। यहां एक शब्द और जुड़ गया, नगर सेठ। तो वो नगर सेठ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर बात करता है सती प्रथा के बारे में। भारत के अंदर प्रचलित सती प्रथा का के ऊपर भी फ्रांसवा बर्नियर ने काफी प्रकाश से डाला है। इस प्रथा को फ्रांसवा बर्नियर अमानवीय प्रथा की संज्ञा देता है। फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि जिस भी महिला का पति मर जाता था उस औरत को उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन ऐसे नहीं कि सीधा करके, वो बताता है कि जिस भी महिला को सती होना था उसे पहले अच्छी तरह से सजाया जाता, आभूषण नए वस्त्र पहनाए जाते थे, एक जुलूस के माध्यम से उसको चिता के पास लाया जाता था। उसके बाद अग्नि देवी की पूजा करवाई जाती थी और उसके बाद उसको जिंदा उसकी पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। ज्यादातर जो महिलाएं थी फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार, और ये तो हमारे ग्रंथों के अंदर भी वर्णन है कि ज्यादातर जो महिलाएं थी वो खुशी खुशी सती हो जाती थी, क्योंकि जो विधवा थी उनका जीवन काफी कष्टमय था। उन्हें रंगीन वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी, नंगे पांव रहना पड़ता था, कई बार उनका सिर भी मुंडवा दिया जाता था। किसी भी धार्मिक या कोई भी विवाह इत्यादि प्रोग्राम होते थे तो उनमें शामिल उनको नहीं किया जाता था। इसलिए ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो खुशी खुशी सती हो जाती थी। हाँ, जो महिलाएं सती नहीं होती थी उनको जबरदस्ती पकड़ के सती करवाया जाता था। ऐसी स्थिति में बर्नियर क्या कहता है कि उस समय ढोल इत्यादि बजाए जाते थे। क्यों? ताकि वहां खड़े हुए लोग उसकी रोने की आवाज से उनका जो दिल है वो पसीज ना जाए। क्या पता कोई कमजोर हृदय वाला हो, उसकी आवाज, उसके रोने की आवाज सुनकर वो उसको रोकने का प्रयास करे, इसलिए ढोल इत्यादि बजाए जाते थे। स्वयं फ्रांसवा बर्नियर ने लाहौर के अंदर एक इसी प्रकार का, यानी एक औरत को जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष थी वो सती होते हुए देखा गया। हालांकि बर्नियर ने इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया बाल विवाह का, लेकिन ये जो उम्र है वो स्वयं दिखा रही है कि उस समय भारत के अंदर बाल विवाह का भी प्रचलन में था। तो ये था फ्रांसवा बर्नियर का, जिसमें ये पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, जिसमें उसने भूस्वामिता, राजकीय कारखानों, नगरों और सती प्रथा के बारे में जिक्र किया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो मेथड वो आपको पसंद आया होगा। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।